दोपहर को सुषमा ने जैसे ही कपड़ों की अलमारी खोली, कपड़े ड्राई क्लीनर को देने के लिए सुबह ही प्रशांत बोलकर गया था, मम्मी ठंड शुरू हो गई है, मेरे को स्वेटर और जैकेट निकाल देना। कपड़े समेटते हुए उसकी नज़र कुचड़ मुचड़ कर रखे शॉल पर पड़ी। उसने खींचकर उसे शेल्फ से निकाला। हल्के क्रीम कलर के पश्मीना के चारों ओर सुंदर कढ़ाई का बॉर्डर बना था। गहरे नीले और गुलाबी रंग के धागों से कमल के पत्तों का पैटर्न। शॉल के ठीक बीचों बीच गहरा दाग लगा था, शायद चटनी या सब्जी का था, जो बहुत भद्दा लग रहा था। कि वही शॉल था जो उसने कुछ साल पहले कश्मीर एम्पोरियम से बड़े शौक से खरीदा था। प्योर पश्मीना था। अपनी बहू को मुंह दिखाई पर दूंगी, तब उसने सोचा था, पर इतने महंगे शॉल का ऐसा हाल देखकर उसने माथा पीट लिया। हद होती है किसी भी चीज की। सौम्या की इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। पिछले शनिवार एक रिश्तेदार की शादी थी, वहीं कुछ गिर गिरा दिया होगा खाना खाते वक्त। दाग लगा सो लगा, पर मैडम से इतना भी ना हुआ कि ड्राई क्लीन को दे देती या घर आकर साफ ही कर लेती। अकल नाम की चीज नहीं है इस लड़की को। कुछ तो कदर करे किसी सामान की। ऐसा अल्हड़पन कब तक चलेगा? सुषमा बड़बड़ाती हुई रसोई में आई। रसोई में काम कर रही गंगा को उन्होंने शाम के खाने के लिए क्या बनाना है ये बताया और कपड़ों को ड्राइंग रूम में रखे सोफे के ऊपर रख दिया, और फिर हमेशा की तरह शाम के अपने रोज के काम में लग गई। जब शाम प्रशांत और सौम्या हमेशा की तरह हंसते बतियाते चुहलबाजी करते घर में प्रवेश किए, गंगा कॉफी सौम्या ने ही आवाज दी और अपना महंगा पर्स सोफे पर उछालकर सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गई। प्रशांत वहीं लगे दीवान पर पसर गया। सुषमा टीवी पर कोई मनपसंद सीरियल देख रही थी, पर उसकी नजरें सौम्या पर ही थी। वह उसके बाथरूम से आने का इंतजार करने लगी। शॉल का दाग दिमाग में घूम रहा था। और मम्मी क्या किया आज? मोजे उतारते हुए प्रशांत ने रोज की तरह मम्मी के दिन भर का हाल चाल पूछा। बेचारा कितना थक जाता है। बेटे की तरफ देखते ही उन्होंने सोचा और रसोई में अपने हाथों से उसके लिए चाय बनाने चली गई। इस घर में बस वे दोनों ही चाय के शौकीन थे। सौम्या को कॉफी पसंद था। सौम्या फ्रेश होकर एक टी शर्ट और लोअर में प्रशांत के बगल में बैठकर कॉफी के घूंट लेने लगी। सुषमा उसकी तरफ देखकर थोड़े नाराजगी भरे लहजे में बोली, सौम्या ड्राई क्लीन के लिए कपड़े निकाल दिए हैं, सुबह ऑफिस जाते हुए दे देना। तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है, तो मैंने निकाल कर रख दिए। सुषमा ने जानबूझकर शॉल सबसे ऊपर दाग वाली तरफ से रखा था कि उस पर सौम्या की नजर पड़ी। ठीक है मम्मी कहकर सौम्या अपने मोबाइल में मैसेज पढ़ने में व्यस्त हो गई। उसने नजर उठाकर भी उन कपड़ों की तरफ नहीं देखा। सुषमा खींच कर रह गई। उसने आशा की थी कि सौम्या कुछ ना नुकुर करेगी कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगी, समय नहीं है, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, वगैरह वगैरह। पर यहाँ तो उसके हाथ से एक और वाक युद्ध का मौका निकल गया। हमेशा यही होता है। उसके लाख चाहने के बावजूद सौम्या का ठंडापन और चीजों को हल्के में लेना सुषमा की शिकायतों की पोटली खुलने ही नहीं देता था। सुषमा उन औरतों में खुद को शुमार नहीं करना चाहती थी जो बहू से बहाने ले लेकर लड़ाई करे और बेटे की नजरों में खुद को मासूम बनी रहे। वह खुद को आधुनिक समझती थी और यही वजह था कि वह अपनी तरफ से कोई भी राई का पहाड़ वाली बात नहीं उठाती थी। वैसे भी घर में कुल जमा 3 जन ही थे और किचकिच उसे पसंद नहीं थी, पर कभी कभी वह सौम्या की आदतों से चिढ़ जाती थी। सुषमा को घर में बहू चाहिए थी जो सलीके से घर बाहर की जिम्मेदारी संभाले, पर यहाँ तो मामला उल्टा था। ठीक है, उसने सोचा अगर किसी को कोई परवाह नहीं तो मैं भी क्यों अपना खून जलाऊं। मैं भी दिखा दूंगी कि मुझे फालतू का शौक नहीं कि हर बात में इनके पीछे पड़ूं। इनकी तरह मैं भी वह क्या कहते हैं कुल हूँ। अपनी इकलौती औलाद को लेकर हर माँ की तरह सुषमा के भी बड़े सपने थे। प्रशांत को नौकरी मिली भी नहीं कि रिश्तेदारी में उसकी शादी की बात उठने लगी। सुषमा खुद से कोई जल्दी में नहीं थी, पर कोई भाभी चाची या पड़ोसन प्रशांत के लिए किसी न किसी लड़की का रिश्ता खुद से पेश कर देती। अभी प्रशांत की कौन सी उम्र निकली जा रही है, जरा सेटल हो जाने दो।
ये कहकर वह लोगों को समझा दिया करती, पर दिल ही दिल में अपनी होने वाली बहू की एक तस्वीर उसके मन में बस चुकी थी। चांद सी खूबसूरत, गोरी पतली, नाजुक सी, सलीकेदार, जो घर में खाना पकाने से लेकर हर काम में सलीकेदार हो। अब यह सब थोड़ा कठिन तो हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। वह तो ऐसी लड़की ढूंढ कर रहेगी अपने लाडले के लिए। लेकिन उसकी उम्मीदों के गुब्बारे को उसके लाडले ने ही फोड़ा था एक दिन, सौम्या को घर लाकर। उसे सौम्या का इस तरह घर आना बहुत अटपटा लगा था, क्योंकि प्रशांत किसी लड़की को इस तरह से कभी घर लेकर नहीं आया था। वह बात अलग थी कि स्कूल कॉलेज के दोस्त झुंड बनाकर कभी कभार आ धमकते थे, जिसमें बहुत सी लड़कियां भी होती थी। सुषमा को कभी अखरता नहीं था प्रशांत के यार दोस्तों का आना, पर उसने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली थी, यह बात सुषमा को सपने में भी नहीं आई थी। उसका बेटा अपनी मम्मी की पसंद शादी करेगा, यही सुषमा को अभिमान था। जिस दिन प्रशांत ने बताया कि वह अपनी किसी खास दोस्त को उससे मिलाने ला रहा है, वो समझकर भी अनजान बनने का नाटक करती रही। एक बार भी नहीं पूछा प्रशांत से कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। उस दिन शाम को प्रशांत सौम्या को अपनी बाइक पर बिठाकर घर ले आया। सुषमा ने कनखियों से सौम्या को देखा। नहीं नहीं, उसके सपनों में बसी बहू रानी के किसी भी सांचे में वह फिट नहीं बैठती थी। आते ही नमस्ते आंटी बोलकर धम्म से सोफे पर पसर गई। सौम्या लगातार च्युइंगम चबा रही थी। शॉर्ट हेयर, टाइट जीन्स और टी शर्ट में उसकी हल्की सी तोन भी झलक रही थी। प्रशांत ने सुषमा को ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा अपना इनाम का मेडल दिखाकर घर वालों के रिएक्शन का इंतजार करता है। सुषमा चाय नाश्ता लेने रसोई में चली गई। प्रशांत उसके पीछे पीछे चला आया, मम्मी के मन की टोह लेने, कुछ मदद करने के बहाने। सुषमा बड़ी रुखाई से बिना कुछ कहे नमकीन बिस्कुट ट्रे में रख दी गई और चाय लेकर बाहर आ गई। सौम्या बहुत कुछ बातें कर रही थी, जिन्हें सुषमा अनमने मन से सुन रही थी। प्रशांत को सुषमा के चेहरे से पता चल गया था कि उसकी मम्मी को सौम्या जरा भी पसंद नहीं आई। क्या लड़की है, बाप रे! आते ही ऐसे मस्त हो गई जैसे इसका अपना घर हो। ना शर्माना, ना कोई झिझक। बात बात पर प्रशांत को एकाध धौल जमा रही सौम्या उन्हें कहीं से भी लड़कियों जैसे नहीं लगी। चलो ठीक है, आजकल का जमाना है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं, पर इस तरह किसी लड़की का बिंदासपन उसे अजीब लगा। वह भी तब जब वह पहली बार होने वाली सास से मिल रही हो। सुषमा पुराने ख्यालों को ज्यादा नहीं मानती थी, पर जब बात बहू चुनने की आई तो एक छवि उसके मन में बस गई थी। किसी खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की को देखते ही सुषमा उसके साथ प्रशांत की जोड़ी मिलाने लगती, दिल ही दिल में। पर प्रशांत और यह लड़की, सुषमा की नजरों में यह बेमेल था। ये सही है कि हर माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है, लेकिन प्रशांत तो सच में लायक था। देखने में जितना आकर्षक, मन का उतना ही उजला। सुषमा ने सोचा, आखिर प्रशांत को सारी दुनिया की लड़कियां छोड़कर एक सौम्या ही पसंद आनी थी। उसने लाख चाहा कि प्रशांत अपना इरादा बदल सौम्या से शादी करने का। उसके लिए बहुत से रिश्ते आए और कुछ एक सुंदर लड़कियों के। सुषमा ने फोटो भी छाट कर रख ली थी उसे दिखाने के लिए। पर आखिर वही हुआ जो प्रशांत और सौम्या ने चाहा। बड़ी ही धूमधाम से सौम्या उसके बेटे की दुल्हन बनकर आ गई। अपनी इकलौती बेटी सौम्या को बहुत कुछ दिया उसके मम्मी पापा ने, लेकिन रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की दबी दबी बातें भी सुषमा तक पहुंची गई। खूब दहेज मिला होगा, इकलौती बेटी जो है, अपने माँ बाप की लालच में हुई है ये शादी, वगैरह वगैरह। बेटे की खुशी में ही सुषमा ने अपनी खुशी ढूंढ ली थी। उसके बेटे का घर बस गया, यह एक माँ के लिए खुशी की बात थी। वह सौम्या को घर के काम का सिखा देगी, ये सुषमा ने सोचा। पर सुषमा को क्या पता था, सौम्या बिल्कुल कच्चा घड़ा निकलेगी घर गृहस्थी के मामलों में। अव्वल तो उसे कुछ आता नहीं था, और अगर कुछ करना भी पड़े तो बेमन से करती थी। सुषमा खुद बहुत सलीकेदार थी, हर काम में कुशल। उसे हर चीज में सफाई और चिकनाई पसंद थी। शादी के शुरुआती दिनों में सुषमा ने उसे बहुत प्यार से घर के काम सिखाने की कोशिश की।
जिस सौम्या ने कभी अपने घर में पानी का गिलास तक नहीं उठाया था, उसके साथ सुषमा को ऐसे लगना पड़ा जैसे कोई नर्सरी के बच्चे को हाथ पकड़कर लिखना सिखाता है। एक दिन सुषमा ने उसे चावल पकाने का काम सौंपा और वो खुद बालकनी में रखे गमलों में पानी डालने में लग गई। थोड़ी देर बाद रसोई से आते हुए धुएं को देखकर वह झटपट रसोई की ओर भागी। चावल लगभग आधे जल चुके थे। सुषमा ने लपक कर गैस बंद की। बासमती चावल पतीले में खिले खिले बनते हैं, ये सोचकर उसके घर में चावल कुकर में नहीं पतीले में पकाए जाते थे। वह सौम्या को तरीका समझाकर गई थी। उसने सौम्या को आवाज दी। कोई जवाब ना पाकर वह बेडरूम में आई तो देखा सौम्या अपने कानों पर हेडफोन लगाकर मोबाइल में कोई वीडियो देखने में मस्त थी। सुषमा को उस दिन बहुत गुस्सा आया। इतनी लापरवाही! अगर वह ना होती तो घर में आग भी लग सकती थी। उसने सौम्या को उस दिन 2-4 बातें सुना भी दी। सॉरी मम्मी बोलकर सौम्या खिसियाई सी चुपचाप किचन में जाकर पतीले को साफ करने के लिए सिंक में रखाई। उस दिन के बाद सुषमा ने उसे फिर कुछ पकाने को नहीं कहा कभी। कुछ पता नहीं कब क्या जला बैठे। और वैसे भी प्रशांत अपनी मम्मी के हाथ का ही खाना पसंद करता था। उसने भी सौम्या को टिपिकल वाइफ बनाने की कोई पहल नहीं की। सौम्या और प्रशांत की कॉम्पेबिलिटी मिलती थी और दोनों साथ में खुश थे। यही बहुत था सुषमा के लिए। पर उसको एक कमी हमेशा खलती रही। वो चाहती थी कि औरों की तरह उसके घर में भी पायल की रुनझुन, चूड़ियों की खनक गूंजे, सरसराता साड़ी का आंचल लहराती घर की बहू रसोई संभाले या छत पर अचार पापड़ सुखाए। कुछ तो हो जो लगे कि नई बहू आई है घर में। शादी के 1 हफ्ते बाद ही सौम्या ने पायल, बिछुए और कांच की चूड़ियां उतार कर रख दी। हाथों में बस एक गोल्ड ब्रेसलेट और छोटे से इयररिंग्स पहनकर टी शर्ट व पजामे में घूमने लगी थी। सुषमा ने उसे टोका भी, पर उसके ये बोलने पर कि मम्मी ये सब चुपते हैं, सुषमा चुप हो गई थी। छुट्टी वाले दिन दोनों अपने लैपटॉप पर या तो कोई मूवी देखते या वीडियो गेम खेलते रहते। सुषमा अपने सीरियल देखती रहती और कसमसाती रहती कि कोई होता जो उसके साथ बैठकर ये सास बहू वाले प्रोग्राम देखता। कभी पास पड़ोस में कोई फंक्शन होता तो सुषमा अकेले ही जाती। लोग पूछते, अरे बहू को क्यों नहीं लाए साथ? तो मुस्कुराकर कोई बहाना बना देती। अब कैसे बोले कि बहू तो वीडियो गेम खेल रही है अपने कमरे में। कुल मिलाकर उसके सपने मिट्टी में मिल गए थे। घर में बहू कम दूसरा बेटा आया हो जैसे। किसी शादी ब्याह में सौम्या को खींच कर ले जाना पड़ता था। उसे कोई शौक ही नहीं था सजने संवरने का। शादी की इतनी सारी एक से एक कीमती साड़ियां पड़ी थी, पर मजाल है जो सौम्या ने कभी पहनने की जहमत उठाई हो। अपने एक रिश्तेदारी की शादी में इंदौर जाना पड़ा सुषमा को, तो सौम्या और प्रशांत को खूब सारी हिदायतें देकर गई। खाना बहुत थोड़ा, जल्दी उठकर बना के फ्रिज में रख जाना। प्रशांत को बाहर का खाना पचता नहीं, पेट खराब हो जाता है। फिर गंगा को भी 10 दिन के लिए अपने गांव जाना था। ऐसे में घर की जिम्मेदारी उन दोनों पर ही है। सुषमा उनको बार बार यह बता रही थी। उसे पता था दोनों लापरवाह हैं, पर जाना जरूरी था। 1 हफ्ते बाद सुषमा जब वापस घर लौटी तो सुबह की ट्रेन लेट होकर दिन में पहुंची। स्टेशन से ऑटो करके घर पहुंची। एक चाबी उसके पास थी पर्स में। अंदर आकर सामान वहीं नीचे रखकर सोफे पर थोड़ा सुस्ताने बैठी। उसने सोचा चाय बनाएगी पहले अपने लिए, फिर फ्रेश होगी। सिर दर्द कर रहा था सफर की थकावट से। एक सरसरी नजर घर पर डाली उसने, पर सफाई का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। उसके पैरों के पास कालीन पर दाल भुजिया बिखरी पड़ी थी। झाड़ू तक नहीं लगी थी घर में, लगता है उसके जाने के बाद। वह बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। प्रशांत के दोस्त अजय का फोन था। हेलो बेटा। सुषमा ने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से उसे जो सुनाई दिया उसे सुनकर वह धम्म से सोफे पर गिर पड़ी। प्रशांत के दोस्त अजय ने उसे हॉस्पिटल का नाम बताकर जल्द आने को कहा। प्रशांत की बाइक को किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी। आनन फानन सुषमा ज्यों की त्यों हालत में हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। गेट पर ही उसे अजय मिल गया था। दोनों कॉलेज के गहरे दोस्त थे।
प्रशांत को आईसीयू में रखा गया था। उसके हाथ पैरों में गहरी चोटें आई थीं, पर उसकी हालत खतरे से बाहर थी। सुषमा ने अपनी रुलाई दबाकर बेटे की तरफ देखा। खून से प्रशांत के कपड़े सने थे और ना जाने कितनी पट्टियां उसके शरीर पर बंधी थी। आंटी, आप बाहर बैठ जाइए, सुषमा की हालत देखकर अजय ने कहा, और सहारा देकर उसने सुषमा को आईसीयू के बाहर बेंच पर बिठा दिया। अजय ने उसे बताया कि कैसे एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस से पहले उसे ही मिली थी। सौम्या अपनी एक फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने गई हुई थी। उसका फोन शायद इसलिए नहीं मिल पाया। पास के वाटर कूलर से एक गिलास पानी लाकर उसने सुषमा को दिया। सुषमा ने होशो हवास दुरुस्त करने की कोशिश की, तभी उसे सौम्या बदहवास भागती आती दिखाई दी। सुषमा के पास पहुंचकर वह उससे लिपटकर रो पड़ी। सुषमा, जो बड़ी देर से अपने आंसू रोके बैठी थी, वह अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। कुछ संयत होकर सौम्या ने प्रशांत को आईसीयू में देखा। बेड पर बेहोश, ग्लूकोज और खून की पाइप से घिरा हुआ। सौम्या ने डॉक्टर से प्रशांत की हालत के बारे में पूछा और डॉक्टर की पर्ची लेकर दवाइयां लेने चली गई। रात को सुषमा के लाख मना करने के बावजूद सौम्या ने उसे अजय के साथ घर भेज दिया। सुबह जल्दी उठकर सुषमा कुछ जरूरी चीजें एक बैग में और एक थर्मस में कॉफी भरकर हॉस्पिटल पहुंची। सौम्या की आंखें बता रही थी कि वह सारी रात सोई नहीं। सो तो सुषमा भी नहीं पाई थी पूरी रात। सौम्या ने बेंच पर बैठे एक लंबी अंगड़ाई ली और थर्मस से कॉफी लेकर पीने लगी। सुषमा प्रशांत के पास गई। वह होश में था, पर डॉक्टर ने बात करने से मना किया था। सुषमा को देखकर प्रशांत ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। सुषमा ने उसका हाथ कोमलता से अपने हाथों में ले लिया और जवाब में मुस्कुरा दी। करीब एक हफ्ते बाद प्रशांत डिस्चार्ज होकर घर आ गया। उसके पैर में अभी भी प्लास्टर लगा था। हड्डी की चोट थी। डॉक्टर ने फुल रेस्ट के लिए बोला था। 1 महीने के लिए उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। सौम्या और सुषमा दिन रात उसकी तीमारदारी में जुट गए। 1 महीने के बाद जब प्रशांत के पैर का प्लास्टर उतरा तो उसने हल्की चहलकदमी शुरू कर दी, मगर समय शायद ठीक नहीं चल रहा था। बाथरूम में फिसलने की वजह से उसे फिर से एक और प्लास्टर लगवाना पड़ा। प्राइवेट जॉब में कितने दिन छुट्टी मिलती? तंग आकर प्रशांत ने रिजाइन दे दिया। सौम्या और सुषमा उसे इस हालत में अब बिस्तर से उठने तक नहीं देती थी। कहने को तो घर में कोई कमी नहीं थी, पर प्रशांत की नौकरी न रहने से सुषमा को तमाम बातों की चिंता सताने लगी। प्रशांत ने शादी के वक्त नया घर बुक कराया था, जिसकी हर महीने किस्त जाती थी। उसके अलावा घर के खर्चे, प्रशांत की गाड़ी की किस्तें, खुद खुद सुषमा की दवाइयों का खर्च। हालांकि उसे अपने पति की पेंशन मिलती थी, पर उसके भरोसे सब कुछ नहीं चल सकता था। सौम्या ने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। वह इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर थी और पास के एक इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी। एक दिन उसे घर लौटने में बहुत देर हो गई तो सुषमा की त्योरियां चढ़ गई। प्रशांत की इस हालत में इतनी देर सौम्या को यूं बाहर रहना सुषमा को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि प्रशांत भी इस बात पर नाराज होगा, लेकिन उन दोनों को आराम से बातें करते देख उसे लगा नहीं कि प्रशांत को कुछ फर्क पड़ा। बीवी का गुलाम है, बहुत छूट दे रखी है सौम्या को इसने, एक बार पूछा तक नहीं। ये सब सोचकर सुषमा कुढ़ गई थी। किचन में प्रशांत के लिए थाली लगाती सुषमा के कंधे पर हाथ रखते हुए सौम्या बोली, मम्मी आप बैठो प्रशांत के पास, आप दोनों की थाली मैं लगा लेती हूँ। रहने दो, तुम दोनों खाओ साथ में, वैसे भी दिन भर प्रशांत अकेला बोर हो जाता है तुम्हारे बिना। सुषमा कुछ रुखाई से बोली, सॉरी माँ, अब से मुझे आते देर हो जाया करेगी। मैंने एक और जगह ज्वाइन कर लिया है तो कुछ घंटे वहां भी लग जाएंगे। सौम्या ने उसके हाथ से प्लेट लेते हुए बताया। तुमने प्रशांत को बताया क्या? मम्मी, मैंने प्रशांत से पहले ही पूछ लिया था, और वैसे भी कुछ ही घंटों की बात है तो मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, अगर तुम दोनों को सही लगता है तो, लेकिन देख लो थक तो नहीं जाओगी? तुम्हें आदत नहीं ना इतनी मेहनत करने की। सुषमा ने अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाई। आप चिंता मत करो मम्मी, बस कुछ दिनों की बात है। सुषमा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की घर के फालतू खर्चे कम करने की। अब थोड़ा कंजूसी से भी चलने लगी थी। सब्जी और फल लेते समय भरसक मोल भाव करती थी। उसे लगा सौम्या अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगा पाएगी, पर जब से प्रशांत का एक्सीडेंट हुआ था सौम्या की आदतों में फर्क साफ नजर आता था।
जो लड़की फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखती थी, तकरीबन रोज ही शॉपिंग, आए दिन प्रशांत के साथ बाहर डिनर करना, जिसके शौक थे वह अब बड़े हिसाब किताब से चलने लगी थी। और तो और घर के कामों को भी वह सुषमा के तरीके से ही करने की कोशिश करती थी। सुषमा उसमें आए इस बदलाव से हैरान थी। एक तरह से सौम्या ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। प्रशांत भी थोड़ा बेफिक्र हो गया था। उसे सौम्या पर पूरा भरोसा था, पर सुषमा को एक तरह से यह बात चुभती थी कि बहू होकर वह बेटे की तरह घर चला रही है। आखिर बहू तो बहू होती है, सुषमा सोचती थी। एक दिन सुबह पार्क जाने से पहले सुषमा प्रशांत के कमरे में आई। उसकी बीपी की दवाई खत्म हो गई थी। प्रशांत बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दे, दवाई लेनी है। पार्क के रास्ते में केमिस्ट से ले लूंगी। लेकिन मम्मी, मेरे पास कैश नहीं है। आप सौम्या से ले लो। प्रशांत टीवी पर नजरें गड़ाए हुए बोला। रहने दे, बाद में ले लूंगी जब एटीएम से पैसे निकालूंगी, सुषमा ने जवाब दिया। सौम्या के सामने वह हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। बाहर आकर उसने पार्क ले जाने वाला बैग उठाया तो उसके नीचे नोट रखे थे। सुषमा समझ गई कि सौम्या ने चुपचाप से पैसे रखे होंगे ताकि सुषमा को उससे मांगना ना पड़े। जब वह प्रशांत से बात कर रही थी तो सौम्या बाथरूम में थी। शायद उसने उन दोनों की बातचीत सुन ली थी। सुषमा को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता था। अक्सर उसे पीठ और कमर दर्द की तकलीफ रहती थी। उसने सोचा यह खर्च कम करना चाहिए तो जाना बंद कर दिया, लेकिन तबीयत खराब रहने लगी। प्रशांत को पता चला तो बहुत नाराज हो गया। सौम्या पास में बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। बेकार में पैसे खर्च होते हैं, सुषमा ने सफाई दी। पार्क में सब कसरत करते हैं, मैं भी वहां कर लिया करूंगी। मम्मी, अब से आपको क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट यहीं घर पर आकर आपको ट्रीटमेंट देगा, सौम्या ने सुषमा से कहा। नहीं नहीं, इसमें तो ज्यादा फीस लगेगी, रहने दो ये सब। सुषमा को बात जची नहीं। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक होना ज्यादा जरूरी है और आपके साथ साथ डॉक्टर प्रशांत को भी देख लेगा, सौम्या ने तर्क दिया। ठीक तो है मम्मी, तुम घर पर ही आराम से ट्रीटमेंट करवाओ, क्लिनिक के चक्कर लगाने की जरूरत क्या है, प्रशांत ने उसे आश्वस्त किया। प्रशांत की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। सौम्या ने अपनी मेहनत से घर के कोई कमी नहीं आने दी थी। सब कुछ उसने संभाल लिया था। घर और गाड़ी की किस्तें, महीने का घर खर्च, डॉक्टर की फीस, सब उसके पैसों से चल रहा था। सौम्या के मम्मी पापा 2 दिन पहले ही लंदन में रह रहे अपने बेटे के पास से लौट आए थे। आते ही वे प्रशांत को देखने आ गए थे। सौम्या उस वक्त ऑफिस में थी। आइए, चाय पी लीजिए, सुषमा प्रशांत के पास बैठी सौम्या की मम्मी से बोली। प्रशांत अपने ससुर जी से बातें कर रहा था। ट्रे में 2 कप चाय उसने प्रशांत और सौम्या के पापा के लिए वहीं एक टेबल पर रख दी। अरे, आपने ये सब तकलीफ क्यों की? हम तो बेटी की घर का कुछ खाते पीते नहीं, सौम्या की माँ कुछ सकुचाकर बोली। छोड़िए ना बहन जी, पुराने रिवाज, आज की बहुएं क्या बेटों से कम है? अकस्मात सुषमा के मुंह से निकल पड़ा। दोनों चाय पीने लगी। सौम्या और प्रशांत की शादी के बाद से आपसे ठीक से मिलाना नहीं हो पाया। आप तो जानती हैं, शादी के तुरंत बाद हमें बेटे के पास जाना पड़ा, इसलिए कभी आपसे एकांत में बात करने का मौका ही नहीं मिला, सौम्या की मम्मी कुछ गमगीन होकर बोली। हाँ जी, मुझे पता है आपका जाना जरूरी था, ये तो समय का खेल है। जान बच गई प्रशांत की, ये गनीमत है। सौम्या को अब तक आप जान गई होंगी, अपने पापा की लाडली रही है शुरू से। मैंने भी ज्यादा कुछ सिखाया नहीं उसको, माँ हूँ उसकी। कितनी लापरवाह है ये मैं जानती हूँ। आपको बहुत कुछ समझाना पड़ता होगा उसे। एक बेटी से बहू बनने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा, उसकी नादानियों का बुरा मत मानिएगा। बस यही कहना चाहती थी आपसे। जिस दिन से प्रशांत की शादी सौम्या से हुई थी, सुषमा को हमेशा सौम्या में कोई ना कोई गलती नजर आती थी। उसने सोचा था कभी मौका मिलेगा तो सौम्या की मम्मी से खूब शिकायतें करेगी कि बेटी को कुछ नहीं सिखाया, लेकिन आज न जाने क्यों सुषमा के पास कुछ नहीं था सौम्या की शिकायत करने को। उल्टा उसे बुरा लगा। ऐसा लगा सौम्या उसकी अपनी बेटी है और कोई दूसरा उसकी बुराई कर रहा है। आपसे किसने कहा कि मुझे सौम्या से कोई परेशानी है? हर लड़की बेटी ही जन्म लेती है,
बहू तो उसे बनना पड़ता है। लेकिन ये मत समझिए कि सौम्या एक कुशल बहू नहीं है। आप कभी यह मत सोचिए कि हम खुश नहीं हैं। सौम्या अब मेरी बेटी है। सुषमा कुछ रूंधे गले से बोली। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वह ये सब बोल रही थी, पर ये शब्द दिल की गहराइयों से निकले थे, बिना किसी बनावट के। एक बेटी की माँ के चेहरे पर जो खुशी होती है, वह खुशी दोनों माँओं के चेहरे पर थी। रात में खाना खाने के बाद सुषमा बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठी दूर से जगमग करती शहर की रोशनी देख रही थी। हाथ में कॉफी का मग लिए सौम्या उसके पास आकर धीरे से एक स्टूल लेकर बैठ गई। मम्मी, ये आपका टिकट है मेरठ का। सौम्या ने ट्रेन का टिकट उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरे लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं जाने के लिए। हर शादी में जाना जरूरी नहीं है मेरा। सुषमा बोली। अरे वाह, क्यों नहीं जाएंगे आप? मामा जी को बुरा लगेगा अगर हमारे घर से कोई भी शादी में नहीं गया। सॉरी मम्मी, मैंने आपसे बिना पूछे टिकट ले लिया प्रशांत, और मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। वह तो ठीक है, पर अभी प्रशांत को मेरी जरूरत है। तुम तो ऑफिस चली जाओगी, वापस आकर घर का काम, कितना थक जाओगी। मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। मन ही नहीं लगेगा मेरा वहाँ। सुषमा ने इसरार किया। प्रशांत की तबीयत अब काफ़ी ठीक है। अब तो वे जॉब के लिए 1-2 इंटरव्यू देने की भी सोच रहे हैं। आप बेफिक्र होकर जाइए माँ। सुषमा ने सौम्या के चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत सादगी से बोल रही थी, ना कोई बनावट, ना कोई झूठ। मेरी सगी बेटी भी होती तो इससे बढ़कर और क्या करती इस घर के लिए। सौम्या ने बहू का ही नहीं, बेटे का फर्ज भी निभाकर दिखा दिया था। बस वह खुद ही अपनी सोच का दायरा बढ़ा नहीं पाई, हमेशा उसे अपने हिसाब से ढालना चाहती रही। सौम्या की सच्चाई, उसके अपनेपन और इस घर के लिए उसके समर्पण को अब जाकर देख पाई सुषमा। क्या हुआ अगर उसके तरीके थोड़े अलग थे, लेकिन वह गलत तो नहीं। आज सुषमा ने अपना नजरिया बदला तो आंखों में जमी गलतफहमी की धूल भी साफ हो गई थी। सुषमा ने सौम्या का हाथ अपने हाथों में लिया और शहद घुले स्वर में बोली, थैंक यू बेटा, हमारे घर में आने के लिए। कुछ आश्चर्य और खुशी से सौम्या ने उसे देखा और बड़े प्यार से उसके गले लग गई। शमशान घाट पर भारी सन्नाटा पसरा था। हर आंख नम थी, लेकिन सबसे ज्यादा टूटी हुई थी अर्चना। शमशान घाट की लपटें जैसे अर्चना के मन की चिता को भी जला रही थी। वह वहीं बैठी राख होते रजत की ओर देख रही थी। उसका पति, उसका संसार। रजत मुझे छोड़कर क्यों गए? चारों तरफ सन्नाटा। किसी ने पास आकर उसका कंधा थामना चाहा, लेकिन वो खुद पत्थर बन चुकी थी। उसके सामने एक क्षण में ही उसका जीवन बदल गया। उसकी शादी को बस 3 साल ही हुए थे और उसका पति रजत अब राख बन चुका था। अर्चना चीखती हुई, रजत मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया था। अर्चना, संभालो खुद को, किसी ने कांपती आवाज में कहा। अर्चना, जो अभी अभी अपने पति रजत की चिता को अग्नि दे चुकी थी, जमीन पर गिरी जा रही थी। उसकी मांग का सिंदूर, कलाई की चूड़ियां सब भस्म हो चुके थे। उम्र बस 25 की थी, लेकिन चेहरा जैसे एक ही दिन में 60 वर्ष का दर्द ओढ़ चुका था। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। अर्चना फूट फूट कर रो रही थी। उसके ससुर आलोकनाथ जी और सास सावित्री उसे पकड़कर किसी तरह घर लाए। सूनी मांग और सूनी जिंदगी। अर्चना को अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका संसार एक झटके में उजड़ गया था। उसने मांग से सिंदूर खुद पोंछा नहीं था, लेकिन अब किसी और ने उसे जबरन साफ कर दिया। सावित्री देवी धीरे से, बेटी, मैं जानती हूँ तू कितना टूटी है, लेकिन तू अकेली नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ। अर्चना रोते हुए, माँ जी, अब मैं क्या करूंगी? सब कुछ खत्म हो गया। आलोकनाथ जी, नहीं अर्चना बेटी, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। रजत चाहता था तू जिंदगी में आगे बढ़े, उसके सपनों को जिए। अर्चना का जीवन थम गया था। पति रजत की मौत को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में वही शून्यता थी, जैसे वक्त नहीं थम गया हो। आलोकनाथ जी ने अर्चना को कहा कि कुछ दिन मायके जाकर मन बहला लो।
लेकिन जब अर्चना अपने मायके पहुंची तो वहां का व्यवहार दिल तोड़ देने वाला था। मायका अब उसके लिए पराया हो चुका था। माँ सुषमा ने कहा, बेटी तेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तू ज्यादा दिन मायके में तो नहीं रह पाएगी, क्योंकि हमारा समाज भी है, और अगर हम एक विधवा बेटी को अपने घर में रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। भाई ने साफ साफ कह दिया, दीदी घर की हालत तंग है और तुम्हारी वजह से बच्चों की शादी में भी अड़चन आएगी। अर्चना की आंखें भर आई। मायका जो कभी उसकी सबसे बड़ी ढाल था, अब बोझ समझने लगा था। भाई भाभी ने कहा, अब तू विधवा हो गई है, तेरा यहाँ क्या काम, समाज क्या कहेगा। अर्चना को कमरा तक नसीब नहीं हुआ। खाने के समय उसे सबसे बाद में बिठाया जाता। उसका सिंदूर ना होने पर ताने मारे जाते। भाभी, हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी अगर घर में एक विधवा रहेगी तो। बड़े भाई सुशील ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं बहन, अब तू यहीं रहेगी तो हमें समाज में वो दिखाना मुश्किल होगा। अर्चना का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि अपने घर में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वहां उसके हिस्से में सिर्फ ताने और दुत्कार आई। ससुर आलोकनाथ जी और सास सावित्री जी को जब पता चला कि अर्चना को उसके मायके वाले इस प्रकार से ताने उल्हाने दे रहे हैं, तो उन्होंने एक क्षण भी देरी नहीं की और उसके मायके पहुंच गए। उन्होंने अर्चना को देखा तो उसके चेहरे पर मायूसी, अपमान और अकेलापन एक साथ था। उनकी आंखों में क्रोध और पीड़ा दोनों थे। आलोकनाथ जी मायके में खड़े होकर, आप लोगों से तो हम सास ससुर होकर भी ज्यादा अपनापन रखते हैं, क्या विधवा हो जाना पाप है। माँ सुषमा देवी घबराकर, हमने तो समाज के डर से। आलोकनाथ जी कड़े स्वर में, समाज से पहले बेटी जिंदा रहनी चाहिए, उसे प्यार सम्मान और आत्मबल चाहिए, ना कि ताने। बेटा तू चलेगी हमारे साथ, हमें तुम्हारी जरूरत है। अर्चना उनके गले रखकर रो पड़ी। सावित्री देवी ने कहा, अर्चना सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी है। हमने तो उसे आपके यहाँ इसलिए भेजा था कि कुछ दिन वह आप लोगों के साथ रह लेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ उस पर कटाक्ष किया जा रहा है। हमारा बेटा भले ही हमें छोड़कर चला गया, लेकिन हम अपनी बहू को नहीं भूले हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। इतना कहकर वे अर्चना को अपने साथ ले आए और घर में सबके विरोध के बावजूद उसका पूरा ख्याल रखने लगे। सावन की पहली बारिश हो रही थी। बाहर का भीगा आंगन था, लेकिन अर्चना के चेहरे पर कोई भीगी हुई मुस्कान नहीं थी। वो अपने कमरे के कोने में बैठी पुराने एल्बम के पन्ने पलट रही थी। रजत की हंसी, उसकी बातें, सब जैसे जिंदा हो उठी थी। अर्चना धीरे धीरे ससुराल में अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। आलोकनाथ जी और सावित्री देवी हर कदम पर उसका साथ दे रहे थे, सो उसे हर बात में वे सलाह देते, भावनात्मक रूप से सहारा देते। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन अर्चना अपने कमरे में पुराने एल्बम को देख रही थी। हर फोटो जैसे कुछ कहता। तू खुश थी अर्चना। सावित्री देवी कमरे में आई और धीरे से, बेटा फिर वही तस्वीरें, तू कब तक इन्हें देखती रहेगी। कितनी बार कहा है, इन तस्वीरों में मत उलझा करो, तेरी जिंदगी वही नहीं रुक गई है। अर्चना संवेदनशील स्वर में, माँ जी, इन तस्वीरों में मैं मुस्कुराती थी, अब मुस्कुराने का मन ही नहीं करता। क्या सचमुच औरत की जिंदगी पति के बिना अधूरी होती है। ससुर आलोकनाथ जी भी आ गए और गंभीर होकर बोले, अगर अधूरी होती तो मैं भी मेरे बेटे के जाने के बाद खत्म हो जाता, लेकिन हमने तुम्हें देखा, फिर जीना सीखा, अब तू भी सीखेगी। सावित्री देवी कड़ा स्वर लेकर, तो क्या रजत चाहता था तू यूं पिघलती रहे। उसे देख जो तुझे हर बार हंसते देखना चाहता था। पर समाज कहता है कि एक विधवा को अब सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर चुपचाप रहना चाहिए। सावित्री देवी जोर से, समाज की ऐसी की तैसी, हम भी तो समाज हैं, और मैं कहती हूँ तू जिएगी, अपने लिए भी, रजत के लिए भी और हम सब के लिए भी। आलोकनाथ जी ने अर्चना का कॉलेज में फिर से दाखिला करवाया। रजत चाहता था तू पढ़े, आत्मनिर्भर बने, मैं उसका सपना पूरा करूँगा। सास सावित्री देवी ने अर्चना से कहा, बेटा तू फिर से पढ़ाई कर, रजत की ये आखिरी इच्छा थी। बेटी तेरा रजत चाहता था कि तू टीचर बने, अब मैं उसका सपना पूरा करवाऊंगा। अर्चना ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया।
धीरे धीरे उसने अपनी हिम्मत, मुस्कान और आत्मविश्वास फिर से पाया। पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू की। हर दिन के साथ उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वह टूटने के बजाय मजबूती से खड़ी होने लगी थी। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी उम्र अभी जिंदगी को फिर से शुरू करने की है। तुम्हारा भविष्य सिर्फ विधवा बनकर जीने के लिए नहीं बना। हम चाहते हैं कि तुम फिर से खुश रहो। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, क्या मैं ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाऊंगी? हम तुम्हारे साथ हैं तो क्यों नहीं? सावित्री देवी ने उसका हाथ थामते हुए कहा। अर्चना रसोई में थी जब आलोकनाथ जी और सावित्री देवी ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। आलोकनाथ दृढ़ आवाज में, आज हमने एक अहम फैसला लिया है। हम चाहते हैं कि अर्चना की दोबारा शादी हो। हमने तय कर लिया है, अर्चना फिर से दुल्हन बनेगी। बैठक में सन्नाटा छा गया। बबलू चाचा गुस्से से, क्या दोबारा शादी? आप दोनों का दिमाग तो सही है। पुष्पा बुआ नाक सिकोड़ते हुए, अब क्या बहुएं भी 2 बार ब्याही जाएंगी? कुल की इज्जत का क्या? सावित्री देवी शांत लेकिन कड़े स्वर में, इज्जत बहू की खुशी से ऊपर नहीं होती, और हमारे लिए अर्चना सिर्फ बहू नहीं, बेटी है। रमा मौसी व्यंग से, बेटी होती तो मायके में ब्याहती ना। अगर विधवा बेटी को फिर से जीवन देने की बात शर्म की लगे तो ऐसी शर्म को जला देना चाहिए। गांव और मोहल्ले में जब ये खबर फैली कि अर्चना सास ससुर उसका पुनर्विवाह करवाना चाहते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कहीं लड़की ने खुद ही ससुर को फंसा तो नहीं लिया? ऐसे घर में औरतों का चरित्र खराब होता है। मायके वाले भी कटाक्ष करने लगे। माँ ने कहा, अब तो तेरा नाम ही मिट गया है। ऐसे घर में तो लड़की को छोड़ ही देना चाहिए था हमने। लेकिन अर्चना अब टूटने वाली नहीं थी। उसने पहली बार अपनी माँ से कहा, अगर आप मुझे बेटी मानती तो मेरी खुशियों का साथ देती। अब मुझे खुद तय करना है कि मुझे कैसे जीना है। सुषमा देवी नाराज स्वर में कैसे मुंह उठाकर कह रही है, और वो भी दोबारा शादी की बात। माँ, मैं बस जीना चाहती हूँ, क्या इतनी भी ख्वाहिश रखना पाप है? भाई भाभी ने कटाक्ष करते हुए कहा, पाप नहीं, पर हमारी परंपरा नहीं है ये। विधवा होकर दूसरी शादी, कल को लोग क्या कहेंगे? अर्चना आंखों में आंसू लिए, लोग मेरी जिंदगी नहीं जीते माँ। भैया और भाभी सिर्फ बातें बनाते हैं। मैं जीना चाहती हूँ। तुम्हारी इजाजत नहीं तो मत दो, लेकिन मुझे अब खुद से इजाजत मिल गई है। अगर माँ जी पापा जी मेरे साथ हैं तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं। सावित्री जी और आलोकनाथ जी ने रिश्तेदारों की एक बैठक बुलाई ताकि सबको स्पष्ट कर सके। आलोकनाथ, हमने सोच समझकर फैसला लिया है कि अर्चना की शादी फिर से होगी। बबलू चाचा तिल मिलाते हुए, ये तो सरासर नाक कटवाने वाली बात है। कौन करेगा इस पाप को? सावित्री आंखों में तेज लिए, अगर किसी को लगता है कि बहू को फिर से खुश देखना पाप है तो हम वो पाप खुशी खुशी करेंगे। पुष्पा बुआ, और समाज? आलोकनाथ, हम समाज नहीं पूछते, बेटी का भविष्य पूछते हैं। रिश्तेदार सिर्फ बातों में अपने होते हैं, काम में तो वही अपने हैं जो तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं। अब गांव में बातें बननी शुरू हो गई। गांव की औरतें, देखो देखो, सास ससुर अपनी बहू को सिर पर चढ़ा रहे हैं, कोई शर्म नहीं बची। अब ये पुनर्विवाह की बातें कर रहे हैं, कितना घिनौना है। पंचायत बैठी। आलोकनाथ जी ने पंचायत में खड़े होकर कहा, जिस समाज में बेटी को देवी कहा जाता है उसी समाज में उसकी जिंदगी को शादी से जोड़ देना कैसी विडंबना है। मेरी बहू जीना चाहती है और मैं उसका अधिकार दिलाऊंगा। अगर समाज का काम सिर्फ ताना देना है तो मैं उस समाज को तोड़ने को तैयार हूँ। बहू को जिंदगी जीने का पूरा हक है। अगर लोगों के डर से मैं अपनी बहू को बेसहारा छोड़ दूँ तो फिर मैं आदमी नहीं, सिर्फ एक नामधारी पुरुष हूँ। गांव के लोग आपस में कानाफूसी करते हैं। अब बहू विधवा हो गई तो ससुर क्यों इतना सिर पर चढ़ा रहा है? कहीं कुछ चल तो नहीं रहा ससुर और बहू के बीच? आलोकनाथ जी और सावित्री जी ने सब अनसुना कर दिया। उन्हें परवाह थी तो बस अर्चना की जिंदगी की, उसकी खोई हुई पहचान की। उसी दौरान आलोकनाथ जी ने धीरे धीरे एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू किया।
जब उन्होंने समाज के सामने कहा कि वो अपनी बहू का पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो बवाल मच गया। क्या आप बहुएं भी दूसरी शादी करेंगी? मर गया बेटा और अब बहू को निकाल रहे हैं। शर्म नाम की भी कोई चीज होती है। आलोकनाथ जी ने पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, अगर विधुर मर्द दूसरी शादी कर सकता है तो विधवा औरत क्यों नहीं? मेरी बहू भी इंसान है, वो कोई वस्तु नहीं जो एक बार टूट गई तो खत्म हो गई। गांव दो धड़ों में बंट गया। एक पक्ष आलोकनाथ जी और सावित्री जी के समर्थन में तो दूसरा उनके खिलाफ। अर्चना की पढ़ाई पूरी होते ही आलोकनाथ जी ने धीरे धीरे रिश्ते देखना शुरू किया। कुछ अच्छे लोगों से बात की। ससुर जी ने अपने एक पुराने मित्र के बेटे से अर्चना की बात चलाई। लड़का था डॉक्टर अभिनव ठाकुर, शहर में एक निजी अस्पताल में कार्यरत, विवेकशील और समझदार। डॉक्टर अभिनव की पहली पत्नी एक सड़क दुर्घटना में गुजर चुकी थी और वो भी अकेलेपन का जीवन जी रहा था। जब अर्चना और डॉक्टर अभिनव की पहली मुलाकात हुई तो दोनों की आंखों में दर्द था, लेकिन एक बात समान थी, दोनों फिर से जीना चाहते थे। डॉक्टर अभिनव ने अर्चना से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना अतीत भूलो। अभिनव ने कहा, मैं चाहता हूं हम एक नया वर्तमान और भविष्य मिलकर बनाएं। तुम्हें कोई बोझ नहीं बनाना चाहता, बस एक साथ चलना चाहता हूं, बराबरी के साथ। अर्चना चुप रही, लेकिन उसका मौन स्वीकार की तरह था। अर्चना की आंखें भर आई, शायद ये वो सम्मान था जो उसे कभी नहीं मिला था। अर्चना की शादी डॉक्टर अभिनव से तय हुई। शादी की घोषणा होते ही लोग फिर टूट पड़े। अब विधवाएं भी दोबारा शादी करेंगी क्या? मर गया बेटा और बुढ़ा बुढ़ी बहू को पराया कर रहे हैं। आलोकनाथ जी गुस्से से, जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने तो छोड़ दिया, लेकिन जिसने बहू को बेटी मान लिया वो उसका संसार बसाना चाहते हैं। अभिनव के आने के बाद फैलने में देर ना लगी। गांव भर की चुगलीबाज श्यामा देवी ने खबर को मसालेदार बनाकर सब तक पहुंचा दिया। श्यामा देवी, अब बहुएं भी मन माफिक दोबारा दुल्हन बनेंगी। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। एक दोपहर अर्चना सब्जी लेने निकली, तभी कुछ औरतें कानों में कुछ कहकर खिलखिलाई। अर्चना की आंखें भीग गई। शाम को अर्चना ने सावित्री देवी से कहा, माँ जी, मैं तैयार नहीं हूं इस जहर से लड़ने के लिए। सावित्री गंभीर होकर, तो क्या हार मान ले? तू सोच कि तुझे कोई जहर दे और तेरी माँ उसे चुपचाप पी जाए तब? नहीं, तब मैं माँ को बचा लूंगी, तो खुद को क्यों नहीं? दूसरे दिन जब श्यामा देवी दरवाजे पर पहुंची तो सावित्री ने खुद जवाब दिया, बहू की दोबारा शादी हो रही है। हाँ, धूमधाम से होगी और तुम भी आमंत्रित हो। खाने में खीर बनेगी, जुबान के जलन को थोड़ा मीठा कर देगी। अभिनव और अर्चना की शादी का दिन आया। घर रोशनी से सजा था, लेकिन कुछ दिलों में अभी भी अंधेरा था, खास कर रिश्तेदारों का। पुष्पा बुआ तेवर में, बेटा क्या इस शादी से तेरी आत्मा नहीं कांपती? अर्चना शांति से, मेरी आत्मा तो तब कांपती थी जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था, अब तो मुस्कुरा रही है। अभिनव और अर्चना ने 7 फेरे लिए, सिंदूर चढ़ा और मंगलसूत्र बंधा। आलोकनाथ जी और सावित्री जी ने कन्यादान किया। अभिनव धीरे से, अब तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी बराबर की साथी हो, चलो साथ चले। विदाई के समय अर्चना ने सावित्री देवी और आलोकनाथ जी के चरणों में गिरकर कहा, आप दोनों ने मुझे नया जन्म दिया है, इस जीवन का हर दिन आपकी सौगात है। अर्चना रोते हुए, माँ पापा जी, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया, आप दोनों मेरे भगवान हैं। सावित्री देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, हमने सिर्फ वो किया जो एक माँ बाप को करना चाहिए। रजत का सपना आज पूरा हुआ, मेरी बेटी की दुनिया आज फिर से बसी है। आलोकनाथ जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। सास ससुर ने बेटी की तरह अर्चना को विदा किया। बेटी, आज तुम हमारी बहू नहीं, मेरी बेटी बनकर जा रही हो। तुम्हारे सास ससुर का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। अर्चना अब अभिनव के साथ शहर में अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी। दोनों ने समझदारी और आत्मसम्मान के साथ एक नया जीवन शुरू किया। उसने शिक्षा पूरी की और एक महिला सहायता केंद्र में काम शुरू किया, जहां वो विधवा और परित्यक्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाती। अर्चना अब डॉक्टर अभिनव के साथ शहर में एक सुकून भरी जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। अभिनव उसका बहुत ख्याल रखते,
ना उसे कोई दबाव था, ना कोई ताने। हर सुबह अभिनव नाश्ते के समय मुस्कुराकर कहता, अब तुम्हारी मुस्कान मेरी जिम्मेदारी है अर्चना। अर्चना को अब भी कभी कभी पुराने जख्मों की टीस आती थी, लेकिन अभिनव की ममता भरी बातें और समर्थन उसकी आत्मा को सहला देते। एक दिन अभिनव की गैर मौजूदगी में अर्चना का सामना एक पुरानी जान पहचान वाली से हुआ, रुचा, जो उसके गांव की थी और वही सब बातें उगल रही थी जो समाज करता था। तो तुमने सच में दोबारा शादी कर ली, और वो भी शहर में डॉक्टर से? वाह, बड़ी चालाक निकली तुम तो। अर्चना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर समाज का डर होता तो शायद मैं आज भी सफेद साड़ी में चूल्हा फूंक रही होती। तुम्हारी जैसी सोच ही औरतों को आगे नहीं बढ़ने देती रुचा। रुचा चुपचाप निकल गई। अर्चना ने महसूस किया कि अब वो डरने वाली अर्चना नहीं रही। अर्चना को अभिनव ने प्रोत्साहित किया, तुम्हारा मन बहुत मजबूत है, लेकिन उसे दिशा देनी होगी। अभिनव ने कहा। अर्चना ने पीएचडी पूरी की, फिर समाज सेवा में डिप्लोमा किया। उसके भीतर एक आग जल रही थी, उन औरतों के लिए जो कुछ करने की, जो समाज की दबी आवाजें थी। अभिनव ने उसकी मदद से एक एनजीओ की नींव रखी, नई राह, जो विधवा, परित्यक्ता और पीड़ित महिलाओं को कानूनी, मानसिक और आर्थिक सहायता देता था। जब अर्चना ने गांव और छोटे कस्बों में जाकर महिलाओं से संवाद शुरू किया तो कई जगहों पर उसे तिरस्कार झेलना पड़ा। पुरुष वर्ग उसे अपशब्द कहता, कुछ महिलाएं भी उसे ताने मारती। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने कहा, विधवा औरत क्या समाज बदलेगी, इन्हें अपने घर तक सीमित रहना चाहिए। अर्चना ने मंच से जवाब दिया, अगर सावित्री अपने पति के प्राण लौटा सकती है तो आज की नारी समाज को सोचने की दिशा भी दे सकती है। धीरे धीरे अर्चना की बातों का असर होने लगा। महिलाएं खुलकर अपने हक की बात करने लगी। अर्चना की माँ, जो कभी उसे तिरस्कृत करती थी, अब एक दिन टीवी पर अर्चना का इंटरव्यू देखकर स्तब्ध रह गई। वो बेटी को पहचान ही ना सकी। आत्मविश्वास, गरिमा और शिक्षा से भरी महिला। माँ ने कहा, बेटी हमें माफ कर दो, हमें समझ नहीं आया कि तेरे लिए जीना कितना जरूरी था। भाई भाभी जो अर्चना से कभी मिलना नहीं चाहती थी, अब अर्चना से मिलने की इच्छा जताने लगे। वे बहुत ही शर्मिंदगी और लज्जित महसूस कर रहे थे खुद को। माँ ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं बेटी, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं बेटी। अब समझ में आया कि बेटी का जीवन रुकता नहीं, उसे बस साथ की जरूरत होती है। अर्चना ने उन्हें गले लगाया, लेकिन कहा, आपने मुझे सिखाया कि अपनी राह खुद बनानी होती है, इसलिए आज जो हूँ उसका श्रेय आपके इनकार को भी जाता है। अर्चना अपने सास सावित्री देवी और ससुर आलोकनाथ जी को कभी नहीं भूली थी। वो हर महीने उन्हें मिलने जाती, उनका ख्याल रखती। जब गांव में सम्मान समारोह में अर्चना को बुलाया गया तो उसने मंच से कहा, अगर आज मैं जो कुछ हूँ तो अपने इन सास ससुर की वजह से, जिन्होंने मुझे बेटी माना, ना कि समाज की विधवा। पूरा मंच तालियों से गूंज उठा। आलोकनाथ जी और सावित्री देवी की आंखें भर आई। मुझे गर्व है कि हमने बहू नहीं, एक शेरनी को संबल दिया था। अब अर्चना के नेतृत्व में अब तक 500 से ज्यादा महिलाओं को नया जीवन मिला था। कई ने पढ़ाई शुरू की तो कई ने खुद का काम, और कई का पुनर्विवाह भी हुआ। गांव में अर्चना की तस्वीरें लगने लगी थी। जहां नारी खुद को पहचानती है वहीं समाज बदलता है। एक दिन टीवी चैनल पर उसकी कहानी दिखाई गई, जिसमें एक एंकर कह रहा था, अर्चना की कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जिसे समाज ने केवल एक रिश्ते से बांध दिया। गांव में अब लोग कहने लगे, आलोकनाथ जी और सावित्री देवी ने जो किया वही सही था। देखो अर्चना को, कितनी औरतों की जिंदगी बदल रही है। अभिनव और अर्चना के जीवन में अब एक नई खुशी आई। उन्होंने एक बेटी को गोद लिया जो अनाथ थी। उन्होंने उसका नाम रखा उम्मीद। अर्चना ने कहा, ये बच्ची मेरी उस विश्वास की प्रतीक है कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, उसे जीना सीखो। वो मुस्कुराना सिखा देती है। अर्चना और अभिनव की बेटी उम्मीद अब 1 साल की हो चुकी थी। घर में तैयारियां जोरों पर थी। कोई भव्य आयोजन नहीं था, बस परिवार और पास पड़ोस के लोग आमंत्रित थे। सावित्री देवी और आलोक जी ने पूरे गांव में मिठाइयां भेजी थी। वही गांव जहां पहले अर्चना की दूसरी शादी पर कानाफूसी होती थी, आज उसी
अर्चना की बेटी के पहले जन्मदिन में शामिल होने को वे उत्साहित थे। श्यामा देवी हंसते हुए, बहू नहीं, अर्चना अब इस गांव की इज्जत है। उम्मीद सच में नाम के जैसी उम्मीद की किरण थी। अर्चना ने उम्मीद को गुलाबी फ्रॉक पहनाई। अभिनव ने बेटी को गोदी में उठाकर कहा, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद है। बच्चे के पहले केक काटने पर तालियों की गूंज थी और हर चेहरा मुस्कुराहट से भरा। सास ससुर की आंखों में सुकून था। अर्चना ने एक पल के लिए सबको देखा, सास ससुर, पति, और अपने आप को भाग्यशाली माना। अर्चना के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री टीवी पर दिखाई गई। पत्रकार पूछते हैं, आपका सबसे बड़ा सहारा कौन रहा? अर्चना मुस्कुराकर कहती है, मेरे सास ससुर, जिन्होंने बेटी बनकर मेरी हथेलियां थामी जब सारे रिश्ते साथ छोड़ गए थे। आलोकनाथ जी और सावित्री देवी को सरकार की ओर से नारी सम्मान पुरस्कार मिला जब उन्होंने मंच से कहा, बहू हो या बेटी, विधवा हो या विवाहित, हर औरत को फिर से जीने का हक है, बस कोई साथ देने वाला होना चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। गांव की पंचायत ने भी नए नियम बनाए। अब से विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया जाएगा। अर्चना की संस्था नई राह अब एक पहचान बन चुकी थी। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह अर्चना की चर्चा थी। एक दिन अर्चना को दिल्ली महिला आयोग से आमंत्रण मिला। आप हमारे सालाना सम्मेलन की मुख्य वक्ता होंगी। डॉक्टर अभिनव ने चौंकते हुए कहा, दिल्ली? वह अर्चना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अर्चना ने गहरी सांस ली। मैं डर रही हूँ अभिनव, कहीं मैं इस जिम्मेदारी पर खरी ना उतरूं। अभिनव ने उसका हाथ थाम लिया। डर वहां होता है जहां भरोसा नहीं होता, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दिल्ली का बड़ा मंच, सामने आईएएस आईपीएस अधिकारी, महिला आयोग की प्रमुख मंत्री और हजारों महिलाएं। अर्चना मंच पर पहुंची और कहा, मैं यहाँ एक विधवा, एक बहू, एक बेटी और सबसे जरूरी एक नारी के रूप में खड़ी हूँ, जिसने तिरस्कार झेला लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कहानी बताई, पति की मृत्यु, मायके से अपमान, ससुर का सहारा और नया विवाह। समाज कहता है विधवा को जीने का हक नहीं। मैं पूछती हूँ, क्या जीने का अधिकार सिर्फ सिंदूर में है? पूरे सभागार में तालियों की गूंज उठी। सफलता के साथ साथ अब विरोध भी आने लगा। कई रूढ़िवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि अर्चना परंपराओं को तोड़ रही है, संस्कार मिटा रही है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हुई। किराए की नारीवादी, पब्लिसिटी की भूखी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अभिनव ने कहा, तुम चाहो तो काम थोड़ा कम कर सकती हो। लेकिन अर्चना का उत्तर साफ था, अगर मैं डर गई तो वो हजारों औरतें हार जाएंगी जिनसे मैंने उम्मीद जगाई है। अर्चना ने अब एक नया कदम उठाया, संकल्प नाम से एक आश्रय गृह, जहां वो उन महिलाओं को रखती थी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया। पहली महिला आई 16 साल की नूरी, जिसे बाल विवाह के बाद विधवा होने पर घर से निकाल दिया गया था। अर्चना ने नूरी को पढ़ाया और उसे सिलाई का काम सिखाया। नूरी ने एक दिन कहा, दीदी, आपने मेरी जिंदगी को फिर से सिला है, जैसे कोई फटी साड़ी को नया बना दे। अर्चना की आंखें भर आई। तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो नूरी, पुरस्कार नहीं, प्रेरणा हो। अर्चना को राज्य सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, अर्चना जैसी महिलाएं ही समाज की रीढ़ है। लेकिन अर्चना ने ये अपने भाषण में कहा, ये पुरस्कार मेरे लिए नहीं, उन हजारों बेटियों के लिए है जो समाज से लड़ रही हैं और जितना सीख रही हैं। अर्चना एक दिन अपने सास ससुर के साथ पुराने गांव लौटी। वहां अब भी वही चौपाल, वही गलियां थी जहां उसे ताने सुनने पड़े थे, लेकिन अब लोग झुककर मिलते थे। बहू जी, ओ नहीं, अब तो अर्चना दीदी हैं आप। गांव की सरपंच ने कहा, हमने अब गांव के स्कूल का नाम आपके नाम पर रखा है, अर्चना महिला विद्यालय। अर्चना स्तब्ध थी। जिस गांव ने मुझे ठुकराया, आज उसी की बेटियों के हाथों में मैं किताब देना चाहती हूँ। एक दिन अर्चना के जीवन का सबसे भावुक दिन आया। उसके ससुर आलोक जी का निधन हो गया। वो उनके चरणों में बैठकर फूट फूट कर रोई। आपने मेरी जिंदगी को फिर से जीवन दिया, मैं आपकी हमेशा बेटी रहूंगी। उनकी अंतिम इच्छा थी, मेरी अस्थियां उसी आश्रय गृह के पास बहा देना जहां बेटियां नई शुरुआत पाती हैं। अर्चना की कहानी एक मिसाल बन गई थी। एक सास ससुर ने अपनी विधवा बहू को बेटी बनाकर अपनाया। उसने हजारों की सोच बदल दी।
नारी का जीवन विवाह से नहीं, उसके आत्मबल और सम्मान से परिभाषित होता है। विधवा होना जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई सुबह की शुरुआत हो सकती है। समाज बदला नहीं, लेकिन बदलना शुरू हुआ। एक सास ससुर ने अपनी बहू को बेटी समझा। एक विधवा ने अपनी जिंदगी को फिर से गढ़ा, और समाज ने सीखा, जिंदगी एक शादी से नहीं, बल्कि सम्मान और प्यार से चलती है। धीरे धीरे वक्त बीता गया। अब अभिनव और अर्चना की गोद ली हुई बेटी उम्मीद बड़ी हो चुकी थी और कानून की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन उसने कहा, माँ, मैं आपकी तरह समाज के लिए लड़ना चाहती हूँ। अर्चना ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उम्मीद। अब उनके जीवन का हर दिन समाज की सेवा में बीतता था। वो गांव, शहर, स्कूल और जेलों में जाकर महिलाओं से मिलती, उन्हें सशक्त करती। हर जगह एक ही बात कहती, नई शुरुआत कभी देर से नहीं होती। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाए, वहीं से जिंदगी बदलती है। उम्मीद अब 23 साल की हो चुकी थी। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली थी और अब एक स्वतंत्र मानवाधिकार अधिवक्ता थी। एक शाम उसने अर्चना से पूछा, माँ, आप कहती हैं समाज बदल गया है, पर अदालत में हर दिन महिलाओं के साथ होने वाला अन्याय देखती हूँ। क्या वाकई बदला है समाज? अर्चना ने गहरी सांस ली। बदलाव सतह पर होता है उम्मीद, लेकिन असली परिवर्तन अंदर से आता है। तुम्हारी पीढ़ी से है असली उम्मीद। उम्मीद को पहला केस मिला, एक 17 साल की लड़की का, जिसे बाल विवाह के बाद जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। पीड़िता की मां केस नहीं लड़ना चाहती थी, पंचायत का दबाव था। उम्मीद ने कहा, अगर आप नहीं लड़ेंगी तो मैं खुद केस दर्ज करवाऊंगी। बेटी सिर्फ आपकी नहीं, इस देश की भी है। कई रातें जागकर, गवाह ढूंढकर, कोर्ट के सामने सटीक तर्क रखकर उम्मीद ने 6 महीने में न्याय दिलाया। वो बच्ची अब उसी आश्रय गृह में रहती थी जहां अर्चना ने उसे बचपन में शरण दी थी। एक दिन उम्मीद को पुलिस ने धमकाया, बहुत ज्यादा नारीवाद मत फैलाओ वरना दिक्कत होगी। उम्मीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं नारीवाद नहीं फैला रही, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 को लागू कर रही हूँ, समानता और जीवन का अधिकार। वो डरने वालों में नहीं थी। उसने उस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और मामला मीडिया तक पहुंचा। अर्चना ने उसे गले से लगाया, तू मेरी सच्ची वारिस है। उम्मीद ने अब नई राह में एक कानूनी सहायता केंद्र खोला, जहां हर दिन दर्जनों महिलाएं और किशोरियां आकर सलाह लेती। एक केस में एक विधवा महिला के देवर ने उसकी जमीन हड़प ली थी। उम्मीद कोर्ट में खड़ी हुई और कहा, यह सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं, ये उस अधिकार का सवाल है जिसे हम हमेशा माफ करके भूल जाते हैं। अब भूलेंगे नहीं, लड़ेंगे। उम्मीद का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा, दहेज नहीं लेना है तो सबसे पहले दहेज वाली बहू को बहन समझो और शादी को सौदा मत बनाओ। कुछ लोग समर्थन में आए, लेकिन कई लोग गुस्से में भड़क उठे। ये लड़कियां घर तोड़ती हैं। उम्मीद ने लाइव आकर कहा, अगर कोई लड़की अन्याय के खिलाफ बोलती है तो वो घर नहीं तोड़ती, वो आत्मा को जोड़ती है। एक दिन अर्चना को हार्ट अटैक आया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उम्मीद उसके पास बैठी रो रही थी। अर्चना ने हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं ना रहूं तो डरना नहीं, तू मेरा सपना है, उसे पूरा करना तेरा फर्ज है। उम्मीद रोते हुए बोली, माँ, आप नहीं जाएंगी, मैं आपको खो नहीं सकती। कुछ हफ्तों के बाद, इलाज के बाद अर्चना ठीक हुई, लेकिन अब वो पहले जैसी सक्रिय नहीं रह सकती थी। नई राह की कमान अब उम्मीद के हाथ में आ चुकी थी। वह और भी आधुनिक तकनीकों, डिजिटल हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप के माध्यम से हजारों महिलाओं से जुड़ी। उसने एक इंटरनेशनल महिला सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां उसने कहा, मैं एक विधवा की गोद ली हुई बेटी हूँ और आज आपकी बराबरी में खड़ी हूँ। यही भारत की असली शक्ति है। समाज के कई लोग पूछते थे, अब तो शादी कर लो, उम्र हो गई है। लेकिन उम्मीद ने कहा, मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन अपनी शर्तों पर, ना कि समाज की शर्तों पर। उसने अंततः एक पत्रकार आदित्य से विवाह किया, जो नारी अधिकारों पर काम करता था। शादी सादगी से हुई, ना दहेज, ना तामझाम। शादी के कार्ड पर लिखा था, ये विवाह दो स्वतंत्र आत्माओं का मिलन है, ना कि दो परिवारों का सौदा। अर्चना अब बुजुर्ग हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। उसे देखकर लगता था जैसे उसका सपना अब उसकी बेटी की आंखों में पल रहा है। एक दिन अर्चना ने एक किताब के पहले पन्ने पर लिखा, जिस बेटी को मैंने जीवन दिया, उसने मुझे अमर कर दिया। ये कहानी नहीं, एक समाज को आईना दिखाने वाला दस्तावेज है,
जब सास ससुर ने बहू को बेटी माना, तब नई सुबह का सूरज उगा और उसी उजाले में समाज ने देखा, औरत की जिंदगी सिर्फ एक शादी से नहीं, उसके हौसले से चलती है। नई शुरुआत अब सिर्फ अर्चना की कहानी नहीं रही, अब ये उम्मीद की गाथा बन चुकी थी। एक सोच, एक क्रांति, एक आंदोलन। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।